दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन और विज्ञान में। आज हम लोग जो नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आज हम लोग सीखेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, यह किसने डेवलप किया, इसकी हमारे समाज में क्या आवश्यकता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेंगे। साथ ही साथ इसका मैकेनिज्म यानी कि यह प्रोसेस किस तरह से किया जाता है, इस मेथड को अपनाने वाले साइंटिस्ट कौन थे, इन सारे चीज़ों की जानकारी आज हम लोग इस टॉपिक में लेंगे, इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। देखिए, यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो जब डीएनए की बात होती है तो हम इसे एक एक करके समझा देते हैं कि यह जो डीएनए है यह क्या है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। और इस जेनेटिक मटेरियल को कहा जाता है हिंदी में आनुवांशिक पदार्थ। क्या कहा जाता है? आनुवांशिक पदार्थ। यदि इसकी चर्चा की जाए कि यह आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है और इस डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ ही क्यों कहते हैं, तो हम लोग इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी कि यह जो डीएनए है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है यानी कि डीएनए उंगली छापी, इसे हिंदी में कहते हैं। और यह जो डीएनए आप देख रहे हैं यह आनुवांशिक पदार्थ क्यों कहलाता है, जेनेटिक मटेरियल क्यों कहलाता है? तो देखिए, क्योंकि यह डीएनए के द्वारा ही किसी पेरेंट्स का गुण यानी कि किसी माता पिता का गुण उनके बच्चों में आता है। यानी कि यदि कोई माता पिता है, उनका जो भी लक्षण है, गुण है, वह जो उनके बच्चों में दिखाई देता है, तो उसको ढोने वाला, उसको लाने वाला यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लाने वाले गुण को जो मटेरियल है वही मटेरियल होता है डीएनए। क्या होता है वही मटेरियल? डीएनए। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं आनुवांशिक पदार्थ। एक तो यह मॉलिक्यूल्स है डीएनए, और साथ ही साथ यहाँ जो यह अणु देख रहे हैं, और वांशिक मतलब वंश, वांशिक मतलब वंश यानी कि खानदान। वो जो वंश की बात होती है कि यह हमारे वंश का है, इससे हमारे आगे का वंश है, तो वह वंश में जो खानदान में जो गुण जो आता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, वह इसी डीएनए के माध्यम से आता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। इस डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और इसका चर्चा मैंने इससे पहले वीडियो में किया है, जो कि आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में इसका लिंक दे दूंगा, जिस आप डीएनए के बारे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पर पुराना वीडियो है, आप उसमें सीख सकते हैं। तो अब हम लोग हैं यहाँ फिंगर प्रिंटिंग। क्या है? फिंगर प्रिंटिंग मतलब उंगली छापी। प्रिंटिंग मतलब, प्रिंट मतलब क्या होता है? प्रिंट करना, फिंगर प्रिंट। अब देखिए, जैसे आप लोग के मोबाइल में पासकोड होता होगा फिंगरप्रिंट का, तो यह जो फिंगरप्रिंट होता है, जो जिसका फिंगर, जिसका मोबाइल, जिसका फिंगर, उसी द्वारा खुलेगा। ऐसा नहीं है कि यदि किसी के मोबाइल में फिंगरप्रिंट लगा हुआ है तो आपके खानदान का कोई अदर पर्सन उस मोबाइल को खोल सकता है, यानी कि उसका कोड को वह नहीं खोल सकता, आपके फिंगरप्रिंट से काम नहीं करेगा। तो ऐसा इसलिए क्योंकि इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सभी का थंब इम्प्रेशन यानी कि जिस तरह से अंगूठा निशान एक नहीं होता है, उसी तरह से किसी भी व्यक्ति का डीएनए का जो सीक्वेंस होता है वह सीक्वेंस भी एक जैसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, इस चीज को देखिए कि यह जो डीएनए है, ह्यूमन में जितना भी डीएनए है, जितना भी ह्यूमन है, यह जो डीएनए है यह 99.9% सेम होता है। यह जो डीएनए है 99.9% सभी का डीएनए सेम होता है। लेकिन ये जो 0.1% की जो बात हो रही है, केवल इतना ही अलग होता है, और इसी अलग में आदमी एक दूसरे से इतना डिफरेंट हो जाता है। तो इस चीज को आप लोग समझ चुके होंगे कि इस दुनिया में
जितने भी आदमी हैं इस संसार में, जितने भी आदमी हैं, सभी व्यक्ति का डीएनए 99.9% सेम होता है, जबकि 9.1 जो होता है इसका सीक्वेंस बस यही डिफरेंट होता है, जिसके कारण कि सभी व्यक्ति एक दूसरे से अलग दिखते हैं। सभी व्यक्ति एक दूसरे से केवल अलग दिखते हैं, लेकिन कॉमन फीचर तो बहुत सारा एक ही है, तभी तो हम लोग सभी एक मानव जाति में आते हैं, ह्यूमन में आते हैं, और जिसका जूलॉजिकल नेम होमोसेपियंस होता है, यानी कि मानव जितने भी है तो सभी एक जैसे होते हैं, केवल कैरेक्टर और थोड़ा शकल का अंतर होता है, ठीक, जिससे कि सभी का अलग अलग अपना पहचान होता है। हम कह सकते हैं जिस तरह से मेरी आधार मेरी पहचान लिखा रहता है आधार कार्ड पे, उसी तरह से हमारी डीएनए हमारी पहचान। जब इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जब इस्तेमाल किया जाता है तो इसके द्वारा जो प्रिंट तैयार होता है वह मेरा डीएनए मेरा पहचान हो जाता है। क्या होता है? वह मेरा डीएनए मेरा पहचान। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सर्वप्रथम एल्क जेफरी ने 1984 में बताया, यानी कि एल्क जेफरी ने इस मेथड को डेवलप किया कि डीएनए सभी का अलग अलग होता है, इसको किस तरह से बताया जाएगा, किस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंट निकाला जाएगा। तो एल्क जेफरी ने सर्वप्रथम इसकी चर्चा की, इससे डेवलप किया। इसीलिए, और ये थे कहाँ के? तो ये यूएसए के थे। कहाँ के थे ये? यूएसए के थे। ठीक, ये कहाँ के थे? तो ये यूके के थे। ठीक है, तो अब इस चीज को देखिए कि यह यूके का साइंटिस्ट है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अब हम लोग जानना चाहेंगे कि हमारे इंडिया में कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे सराहा और सराह के हमारे इंडिया में इस चीज को डिस्क्रिप्ट किया। तो देखिए, इंडिया के थे लालजी सिंह। इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का फादर लालजी सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लालजी सिंह को इंडिया के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पिता कहा जाता है। जिस तरह से एमएस स्वामीनाथन को ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ फादर इन इंडिया, यानी कि भारत के हरित क्रांति का पिता एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है, जबकि संसार के ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर की यदि बात की जाए तो वह नॉर्मन ई बोरलॉग है। ठीक, तो इस चीज को हम लोग समझ गए। और एल्क जेफरी को फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाएगा, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? या वर्ल्ड के हो जाएंगे फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जबकि लालजी सिंह भारत के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फादर कहलाएंगे, यानी कि जनक। क्या कहलाएंगे? जनक कहलाएंगे, फाउंडर कहलाएंगे। ठीक, तो जब हम लोग इतना चीज जान ही रहे हैं कि यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, तो अब हम लोग को जरूरी है यह जानना कि इसकी आवश्यकता क्या होती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आवश्यकता क्या होती है? आखिर साइंटिस्ट ने इस पे जो काम किया तो व्यर्थ ही काम किया या इससे कोई फायदा भी मिला, उस चीज को हम लोग जानेंगे। तो यह जो आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देख रहे हैं, इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से बहुत 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 सुविधाएं हुई। और सुविधाएं क्या हुई? तो सुविधाएं यह हुई कि यदि कहीं किसी स्पॉट पे क्राइम हो जाता था तो उस क्राइम स्पॉट पे यह नहीं पता चल पाता था कि क्राइम किसने किया है, लेकिन अभी यदि कहीं क्राइम हो जाए तो वहां अच्छे से तहकीकात करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें यह पता चलता है कि वहां जो सस्पेक्टेड है, मतलब मुजरिम है, उसका वहां कुछ ना कुछ सबूत के रूप में मिल जाता है। चाहे वह बाल का टुकड़ा हो, चाहे वह नाखून हो, चाहे उसके मांस का टुकड़ा हो, यानी कि क्राइम स्पॉट पे कुछ ना कुछ सैंपल के रूप में मिल जाता है सस्पेक्टेड आदमी। क्या हुआ? क्राइम हुआ जहां पे, तो पहले क्या होता था, यदि भाग जाता, वहां कुछ नहीं मिलता तो नहीं पकड़ाता। चप्पल किसका है, जूता किसका है, शर्ट किसका है, तो शर्ट तो एक जैसे बहुत सारे होते हैं, चप्पल एक जैसे बहुत सारे होते हैं, कपड़ा एक जैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन पहचान कैसे होगा? तो यह जो हमारे बॉडी का, जो अभी डीएनए की बात की मैंने, तो यह डीएनए जिस तरह से
हम लोगों का थंब इम्प्रेशन यानी कि अंगूठा निशान सभी का अलग अलग होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में जो डीएनए पाए जाते हैं उसका सीक्वेंस भी अलग अलग होता है। तो इससे पहचान में यह आ जाता है, सस्पेक्टेड यानी कि जिस पे संदेह रहता है उस पर इस चीज को जांच किया जाता है कि हाँ फलना फलना आदमी पे इस व्यक्ति पे डाउट था, तो चलो उसको उसको कर ले आओ, सभी का डीएनए सैंपल लेते हैं और वहां पर स्पॉट पर का जो डीएनए यानी कि जो सैंपल मिला है उस डीएनए सैंपल से मिलाते हैं। तो यदि यह दोनों डीएनए सैंपल मिल गया यानी कि आपको क्रिमिनल मिल गया। तो जब क्रिमिनल आपको मिल गया तो इसका क्या मतलब है कि यह हम लोगों को कहीं ना कहीं अपराध को रोकने में बहुत मददगार हुआ। इसके साथ ही साथ ये तो पहला था कि अपराध को रोकने में यानी कि क्राइम को रोकने में, क्राइम क्रिमिनल को पहचानने में। दूसरी बात होती है डिस्प्यूट चाइल्ड, मतलब यदि कोई व्यक्ति खो गया है, यदि किसी का बच्चा खो गया है, वह बड़ा होकर के मिला, अब तो पहचान में नहीं आ रहा है कि भाई ये किसका बच्चा है। हाँ मेरे, अभी कोई आएगा कहेगा हाँ मेरा बच्चा इस समय में खो गया था, तो अब उस व्यक्ति को ढूंढा जाएगा, या नहीं ढूंढ पाया तो वो तो खो गया। जब वह एक समय में जब बड़ा हो जाएगा, हट्टा कट्ठा हो जाएगा, तो फिर उसे तो पहचानने में मुश्किल होगी। इस स्थिति में उसे यदि ऐसा कोई सिंबल मिल जाए शरीर पे या पैर में तो कहेगा कि हाँ इस तरह का बच्चा ये था। लेकिन आजकल धोखाधड़ी के लिए क्या करता है कि बहुत सारा आदमी जो अच्छे अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो बड़े व्यक्ति होते हैं, रिच पर्सन होते हैं या मान सम्मान वाले व्यक्ति होते हैं, कभी किसी को बदनाम करने के लिए तो कभी अपने आप को मान सम्मान दिलाने के लिए यानी कि अच्छे घर में जाने के लिए बहरूपिया, बहरूपिया मतलब जो वेश बदला हुआ रहता है, वेश बदला मतलब कोई चाहता है कि हम जो है अच्छे घर में चले जाएंगे, हम धोखाधड़ी करके फिर उसका हम हर चीज जो है अपने नाम करवा लेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, वह उस तरह का अपने बॉडी पासपोर्ट बना के चला जाएगा, कहेगा हाँ हम मैं ही आपका ओरिजिनल लड़का हूँ। या तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया, कहेगा नहीं आप मेरे मम्मी पापा हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में काफी दिक्कत होगी। एक तो अच्छे व्यक्ति को बदनाम भी किया जा सकता है, दूसरा अच्छे व्यक्ति के घर जाकर के किसी तरह का क्राइम भी हो सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए डीएनए को मैच करवाया जाता है, यानी कि जो एक वंश के होते हैं ना उसका डीएनए भी कुछ ना कुछ सेम होता है। तो इस आधार पर खोए हुए बच्चों को ढूंढने में, पहचान करने में यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काफी आवश्यक होता है। तो हम लोग इसके यूज के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग इतना चीज जान गए, अभी हम लोग इसको बोर्ड को इरेज करते हैं और बोर्ड को इरेज करने के बाद हम बताते हैं कि इसमें जो है क्या क्या इसका उपयोग है। तो चलिए देखते हैं, इसका यूज देखते हैं, यानी कि उपयोग इसका क्या क्या होता है। उपयोग क्या क्या होता है उस चीज को देखते हैं, या इसी को एडवांटेज भी कहते हैं। एडवांटेज मीन्स भी वही चीज होता है, एडवांटेज मतलब होता है महत्व, मतलब इसका क्या महत्व है, इसका क्या फायदा है। तो अभी हमने क्या कहा, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद आइडेंटिफाई डीईडी डीएडी डेड बॉडी एंड ऑर्गेन। एक एक करके मैं सभी को अभी बता भी दूंगा। इसके बाद क्या है, आइडेंटिफाई डिस्प्यूट चाइल्ड, डिस्प्यूट इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी केस। इसके बाद नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन,
इसके बाद मिसिंग पर्सन आइडेंटिफाई। तो चलिए इसको समझते हैं अब एक एक करके। देखिए सबसे पहले तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन की जब बात होती है तो जहां क्राइम होता है उस जगह पर से सैंपल लेकर के और जो सस्पेक्टेड क्रिमिनल होते हैं उनकी पहचान करने में इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आइडेंटिफाइड डेड बॉडी एंड ऑर्गन, यानी कि कोई डेड बॉडी है या कोई ऑर्गन है तो इसके पहचान करने में। देखिए जब कभी आतंकी हमला होता है तो ऐसे जगहों पे जब भी ब्लास्ट व्लास्ट होता है तो क्या होता है कि कोई कोई व्यक्ति के तो चिथड़े उड़ जाते हैं। जैसे अभी हाल ही में दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो उसमें भी आपने देखा होगा। तो इस स्थिति में डेड बॉडी को पहचानना भी मुश्किल होता है और बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि उसका अंग तक अलग हो जाता है शरीर से, वो भी पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन हम लोगों के देश में प्रथा के अनुसार डेड बॉडी का दाह संस्कार, डेड बॉडी का कुछ न कुछ जो क्रियाक्रम होता है उसको करने के लिए उसके घर वाले चाहते हैं कि हम इस डेड बॉडी को अपने पहचान करके ले लें और लेने के बाद हम उसका अपने धर्म के अनुसार, अपने रीति रिवाज के अनुसार उसका क्रिया किया जाए। तो इसलिए डेड बॉडी या ऑर्गन की बात की गई है कि इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा पहचान किया जाता है कि ये किसका है यह डेड बॉडी और यह किसके घर का है, कहाँ का है, उस चीज से पता चलता है। तो इसलिए इसकी आवश्यकता होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। इसमें आइडेंटिफाइड डिस्प्यूट चाइल्ड मतलब वही मैंने बताया कि खोए हुए बच्चों की पहचान के लिए। यदि कोई बच्चा खो गया है तो उसको फिर उसका जानकारी मिलने पे उससे ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा खो गया है, हाँ उसी जैसा है तो चलो उठा के लेके चले जाते हैं, नहीं, कुछ दिन के बाद मिलने के बाद कुछ शकल सूरत चेंज हो जाता है या पहचान में नहीं आता है, या किसी एक बच्चे के लिए दो पेरेंट्स झगड़ रहे होते हैं कि नहीं ये मेरा बच्चा है और उधर से कहेगा नहीं ये मेरा बच्चा है। ठीक, तो इस स्थिति में क्या किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा यह पता किया जाता है कि यह बच्चा स्वाभाविक में किसका है। ठीक, दोनों पेरेंट्स का भी डीएनए लिया जाता है और बच्चे का भी डीएनए लिया जाता है, जिससे मैच कर गया ये बच्चा उन्हीं का। इसके बाद यहाँ इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टीज केस, वही इनहेरिटेंस वाली बात मैंने बताया कि कोई कहेगा कि नहीं ये मेरा ही बेटा है और वो मानने को तैयार नहीं है, ये मेरे वंश का है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये मेरे मम्मी पापा कैसे हैं। तो इस स्थिति में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा पता चलता है। इसके साथ ही साथ प्रॉपर्टी केस, जैसे मान के चलिए कोई बहुत बड़ा आदमी है, टाटा बिरला या बहुत बड़े बड़े आदमी है कोई ऐसे, और उस पे कोई जो है इल्जाम लगा दिया कि मैं इसके वंश का हूं, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा उसका भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लिया जाएगा, उसका भी डीएनए लिया जाएगा और इसका भी डीएनए लिया जाएगा। और इस दोनों डीएनए को लेने के बाद वह क्या करेगा, इसका फिंगरप्रिंटिंग तैयार करेगा और उसके बाद दोनों को मैच करेगा। यदि दोनों मिल गया तो सस्पेक्टेड कंफर्म, जो हाँ यही है। यदि नहीं मिला तो फिर जो है वह केस रफा दफा, मतलब सॉल्व तो हो जाएगा ना केस। और इसी तरह से आपने एक एंटरटेनमेंट मूवी जब देखा होगा तो उसमें एक डीएनए को लेकर के चर्चा हुआ था कि ये मुझे मेरे पिताजी का डीएनए मिल गया है, अब मैं बहुत ही जल्द बड़ा आदमी बनने वाला हूँ। ठीक, तो उसमें वह डीएनए लेकर के क्या किया था, उस डीएनए का भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवा के सोच रहा था कि मैं जो हूँ अब क्या इस घर का मालिक बन जाऊंगा, मैं उस घर चला जाऊंगा, मैं अपने बड़े घर चला जाऊंगा। ठीक, तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी केस हो गया कंप्लीट। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भी एक अहम भूमिका अदा करता है, यानी कि जंगली जानवरों को भी बचाने में, पहचानने में और साथ ही साथ जातियों के संरक्षण में भी मदद करता है। स्पेसीज, SPECI, यस, स्पेसीज यानी कि जाति, और यह जाति जो होता है, जैसे कोई जाति विलुप्त कर गया, मान के चलिए कि यदि कोई एक जाति के जीव है, जैसे कुत्ता, डॉग,
की बात किया जाएगा तो जितने भी कुत्ते हैं, चाहे वह जर्मन शेफर्ड हो और चाहे वह जो है लोकल पालतू कुत्ते हो, चाहे वह किसी भी प्रजाति के कुत्ते हो, है तो कुत्ता ही भाई, डॉग ही है, और वह डॉग का स्पेसीज सेम है। तो इसका स्पेसीज पहचानने में भी इसका किया जाता है, इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग। इसके बाद है मिसिंग पर्सन आइडेंटिफाई। मिसिंग पर्सन यही किधर गया, डिस्प्यूट चाइल्ड वाला। तो अब हम लोग सीख गए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हम लोगों को क्या आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता हमारे समाज में क्या होती है, इसकी उपयोगिताएं क्या है। अब हम लोग इस चीज को समझेंगे कि इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को करने का विधि क्या है, कैसे किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का स्टेप बाय स्टेप यानी कि इसका जो मेथड है, मैकेनिज्म है, मैं इसे अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, आप इससे सीख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाइए। और मैं आपके लिए इस 11th क्लास का खास करके 12वीं, अभी 12th की एग्जाम आने वाली है, तो यह उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको अधिक से अधिक वीडियो प्राप्त होगा और आप एग्जाम में अच्छे मार्क ला पाएंगे। साथ ही साथ बहुत नया चीज आप लोगों को सीखने को भी मिलेगा। थैंक यू।